कंस्ट्रेंट रिलेशंस चल रहा था। कंस्ट्रेंट रिलेशंस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग है अगर तो स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट है, इसके बेस पे हम लोग अगर बॉडी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो डिफरेंट बॉडीज का एक्सलेशंस में क्या रिलेशन है वो हमने निकाला था। तो एक शॉर्टकट बताया था जो तुम लोगों को बहुत पसंद आया था, t डॉट x का समेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बताया था कि नहीं? बताया था सर। यस सर। t डॉट v का समेशन 0, अगर वेलोसिटी में निकालना रिलेशन t डॉट a का समेशन 0 होगा। एक्सेसम लिखना सब एक ही है, इसी को कहते हैं मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क, जिसके t डॉट x वर्क डन होता है। मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क, हालांकि ये जेई के सिलेबस में पढ़ना नहीं है, बट लोग पढ़ा देते हैं और बच्चे पसंद करते हैं। हमें चाहिए रिलेशंस। सो इसी मेथड से एक अच्छा सा सवाल भी कराता हूं मैं। अच्छा, मैंने लगता है मुझे ये करवाया था तुझे, मुझे ध्यान नहीं है। यस सर, करवाया था। ये करवा दिया था, यस सर हो गया था ये हो गया था, चलो हाँ ठीक है। सर, वही ना स्मॉल एंगल वाला। हाँ, टी डॉट वी से कहा था, और इसको बच्चों ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे ये V1 है ना, तो इस पॉइंट का एक और तरीके से शायद ये बताता हूं, इसका वेलोसिटी V1 इधर है, इस पॉइंट का वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर कितना है, इधर इस V1 का V1 cos थीटा। V1 cos थीटा। कह सकते हो कि V1 cos थीटा से स्ट्रिंग को फ्री कर रहा है और इधर V2 से बढ़ रहा है, तो इस एंड पे जितना स्ट्रिंग का वेलोसिटी, पॉइंट का वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग होगा, दूसरे पॉइंट पे भी अलोंग द स्ट्रिंग उतना ही होगा, तो ये दोनों इक्वल होगा, ऐसे भी बोल सकते हो, वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग। समझा क्या? V1 का कंपोनेंट। अब देखना, कहीं से जिसे यहां से स्ट्रिंग फ्री हो रहा है, ये आगे जाकर के स्ट्रिंग को फ्री कर रहा है ना, इसका देखो अलोंग द स्ट्रिंग ऐसे, और इसका अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग है, तो एक जगह एंगेज होगा, एक जगह फ्री होगा, तो ये इक्वल होगा। तो वैसे ही अगर कहीं पे ऐसे रहेगा, सपोज ये θ1 है, और ये है यहाँ पे V2 है, और ये एंगल θ2 है, सो क्या रिलेशन होगा यहाँ पे, तो ये θ2, सो दिस एंगल इज ऑल्सो θ2। यहाँ पे इसका है V1, देखो यहाँ से स्ट्रिंग का अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी कितना हो जाएगा, V1 cos θ1, यहाँ पे अलोंग द स्ट्रिंग कितना हो जाएगा, V2 cos θ2। cos थीटा। यहाँ पे स्ट्रिंग फ्री हो रहा है, यहाँ से स्ट्रिंग एंगेज होगा, इधर बढ़ेगा, तो V2 cos θ2, तो दोनों इक्वल होगा। ठीक है, और नहीं तो t डॉट v से कर लोगे, वो आसान है। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और we will discuss concept of wedge constraint। अब मैं बता रहा हूँ, ये सब पढ़ाने की चीज है नहीं एक्चुअली, ये तो बच्चे खुद से सीखना चाहिए, लेकिन हम लोग इतना बता देते हैं, तो कम से कम अब तो अच्छे से समझ जाना। वेज कंस्ट्रेंट में क्या है कि ऐसे ही ब्लॉक होगा, तो जनरली वेज बोलते हैं, ट्रायंगुलर ब्लॉक है तो उसको वेज बोल देते हैं, तो ये एक ट्रायंगुलर ब्लॉक है। सपोज एक रॉड है ऐसा,
एंड ये जो रॉड है वो कंस्ट्रेंट है कि सपोज ये सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, एक वर्टिकल फिक्स्ड पाइप है उसमें इंसर्टेड है ये। है ना? तो दिस रॉड इज कंस्ट्रेंट to move only in vertical direction, while this triangular block किधर मूव करेगा? This will move on horizontal surface. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब मान लो इसको मैंने छोड़ दिया, अब तुम सोचो कि ये जो मोशन होगा, सो कैन यू गेस कि ये मोशंस में ये दोनों टच तो करते रहेगा एक दूसरे को, लेकिन ये इधर जाएगा, यू कैन गेस कि ये किधर जाने वाला, इधर A1 से, और ये ब्लॉक सपोज ये ब्लॉक क्या होगा, नीचे आएगा रॉड A2 से, और ये एंगल ले लिया थीटा। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट ये है कि रॉड वर्टिकल मूव करेगा, ये हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, और ये दोनों पॉइंट जो है दोनों टच करते रहेगा, दोनों सेपरेट नहीं हो रहा, टच करते रहेगा, है ना? सो ये इंडिपेंडेंटली नहीं मूव करेगा, डिपेंडेंट मूवमेंट होगा। सब कॉन्सेप्ट ये है कि जो रॉड एक बॉडी का ये जो टच करने वाला पॉइंट है ये लो, दूसरे बॉडी का भी टच करने वाला पॉइंट लो, जो दोनों टच कर रहा है, इसका जो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलेरेशन अलोंग कॉमन नॉर्मल सेम रहेगा, बिकॉज ये डायरेक्शन में ये दोनों का एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस चल रहा है, सेम एक्सेलेरेशन होगा। अगर नहीं होगा तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन इधर हो सकता है अलोंग द इंक्लाइन होगा, लेकिन परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, सॉरी अलोंग द नॉर्मल, अलोंग कॉमन नॉर्मल, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अलोंग कॉमन नॉर्मल, velocity of contact points will be same. Displacement of contact points will be same. Exactly डायरेक्शन में भी सेम होना चाहिए, बिकॉज अगर सेम नहीं हुआ तो वो टच नहीं करेगा, वो छोड़ देगा। दानेश, मैंने जो अभी लिखा बस ये लिख लो, इतना ही समझाया है। सो हमने लिखा अलोंग कॉमन नॉर्मल, जो वेलोसिटी होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्सेलेरेशन जो होगा वो कांटेक्ट पॉइंट का सेम होगा। यहाँ पे एक्सेलेरेशन में रिलेशन हमने पूछा है, तो हमने क्या किया, वेज का पॉइंट को ब्लू कलर से दिखाया एक्सेलेरेशन A1, और रॉड के पॉइंट का एक्सेलेरेशन A2 दिखाया है वर्टिकल डायरेक्शन में रेड कलर से। अलोंग कॉमन नॉर्मल देखो, A1 का कंपोनेंट हो जाएगा A1 sin थीटा, A2 का कंपोनेंट हो जाएगा A2 cos थीटा, द टू मस्ट बी इक्वल। अगर इक्वल नहीं होगा तो वो दोनों सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, या ब्रेक करके अंदर चला जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया। सब एक सवाल लेता हूं मैं। ये एंगल थीटा ले लिया, और रॉड हमने कुछ ऐसा दे दिया है, रॉड इज नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन, और ये ऐसा इंक्लाइंड है, ये तुम्हारा एक पाइप जो है इंक्लाइंड फिक्स्ड पाइप है, इसमें ये रॉड मूव कर सकता है। तो रॉड कैन मूव ओनली इन दिस डायरेक्शन, व्हाइल द वेज कैन मूव ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब तुम्हें लग रहा हो कि रॉड जो है ऐसे पुश करेगा
तो ये इधर जाएगा. So this will goes with acceleration a1 and rod can go in this direction with acceleration a2 and this is 90 degree. What is relation between a1 and a2? A1 sin theta is equal to A2. बहुत बढ़िया. तो तुम कहोगे कि सर वेज का ये पॉइंट का एक्सेशन इधर है a1 और वेज का रॉड का इधर है a2. तो रॉड का तो ऑलरेडी a2 इधर ही है और इसका कंस्टेंट इधर थीटा. तो इसका A1 sin theta कंपोनेंट equals to A2. a1 sin theta is equal to a2 theta equal to 8. a2. ठीक है. और भी एक आध सवाल कर लेते हैं. अब इसको ऐसे छोड़ दिया तो क्या लग रहा है इसको वेज किधर जाएगा? इधर जाएगा a1 से. ये किधर आएगा? Left. स्फीयर. ये आएगा a2 से इधर. सो ये एंगल थीटा है. सो व्हाट विल बी रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2? A2 cot theta equals to A1. ठीक है. A1 sin theta is equal to A2 cos. A2 cot theta equals to A1. हाँ, तो यहाँ भी देखो ये कांटेक्ट पॉइंट स्फीयर का ले लो और वेज का ये ले लो, रेड कलर से दिखा. तो वेज का एक्सेशन सिंपल सा है a1 इधर. स्फीयर का किधर है? वर्टिकल. इट इज कंस्ट्रेंट टू मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन a2. कॉमन नॉर्मल तो यही हो जाएगा. तो वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया. ये एंगल है थीटा, ये एंगल भी थीटा. सो बताया a1 sin थीटा इज इक्वल टू a2 cos थीटा. सेम रिलेशन आ गया है ना. समझ में आ गई चीजें ये? Yes. Yes, sir. Yes, sir. पीयूष पूछ रहा है कि सर क्वेश्चंस को ना Yes. लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिखाओ. पीयूष बहुत ही सिंपल सा है. ये डायग्राम ड्रॉ कर दो और लिखो कि फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द रॉड. फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक एंड द रॉड. हो गया ये. ठीक है. इस सवाल में भी लिख लो, दूसरा सवाल में भी फाइंड एक्सेलेरेशन रिलेशन बिटवीन एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक या वेज एंड अ स्फीयर. अभी तो जस्ट छोटे छोटे पॉइंट्स सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं. Previous page लो ना. स्फीयर अच्छा बना नहीं. मैंने तो सर पे बात नहीं. बच्चों ये स्फीयर है. ऐसे ऐसे घुमा दो तो ज्यादा अच्छा बन जाता है. नहीं बना. चलो. तो ये स्फीयर और ये इंक्लाइन एंगल जो है वो है थीटा.
ये सपोज फाइव, अब कहोगे सर ये फाइव से कोई लेना देना नहीं है, टच तो यहाँ हो रहा है. So this is moving with acceleration a1 and this sphere will move in which direction? What is the constraint? A sphere किधर move करेगा? Will it move in vertical direction? No sir. A sphere का parallel acceleration to can you guess? इनके पैरेलल जाए. एकदम तो सही. A theta sphere वाला का incline plane के होगा parallel to the incline होगा. अब मैं पूछ दूं a1 a2 में क्या रिलेशन है, तो इसके लिए थीटा रेस्पॉन्सिबल होगा या फाई, कौन आएगा हमारे इक्वेशन में? रेस्पॉन्सिबल नहीं, कौन इक्वेशन? थीटा आएगा. थीटा थीटा आएगा, थीटा आएगा. है ना. तो कंस्ट्रेंट इज कि ये पॉइंट टच कर रहा है और इसका ये पॉइंट टच कर रहा है. सो बहुत इजीली तुम देख लोगे कि सर ये जो है ना स्फीयर का जो पॉइंट है उसका एक्सेशन इधर है, डाउन द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन, है ना. और वेज का एक्सेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है a1, और ये एंगल थीटा है, नॉट फाइव. अब ये दोनों लग रहा है पैरेलल जैसा, बट थीटा और फाइव में डिफरेंस है, तो थीटा लिखेंगे. सो बट वी विल राइट a1 cos थीटा इज इक्वल टू a2. सही लिखा क्या? हाँ सर. नो सर, सर वो थीटा से आया वो नहीं पता. वो cos थीटा उधर कर दो सर. cos थीटा a2 के साथ लिख दो. क्या करूं? सर a1 equals to a2 cos थीटा. बहुत बढ़िया. ये गलत है, क्योंकि एलोंग हमें एक्सेशन किधर लिखना है? एलोंग कॉमन नॉर्मल, है ना. तो क्या लिखेंगे? a1, इसका तो कॉमन नॉर्मल में a1 है ही, और इसका है a2. a2 का कंपोनेंट एलोंग कॉमन नॉर्मल लिखेंगे, तो a2 cos थीटा. अब ये सही है. क्लियर ये? सर एक बात पूछनी थी. हाँ बोलो. सर वो a1 और a2 के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, कैसे पता चला? a1 a2 के बीच में एंगल थीटा है. a2 किधर है? along the incline, along the incline, ये incline, और ये हॉरिजॉन्टल है. तो हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन के बीच में कितना एंगल है? थीटा. हाँ सर. समझ गया सर. समझा ना? सर वो सर प्रीवियस पेज दिखा रहा सर. अब ये वेज ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? ये एंगल से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो. सो कुछ बच्चे बोले सर सेकंड मेथड से भी समझा देते हैं कि कैसे लिखते हैं रिलेशन बिटवीन एक्सेशन इन वेज कंस्ट्रेंट बाय मेथड n डॉट a इज इक्वल टू 0 से. चलो ये भी समझ लो. अब देखो नॉर्मल यहाँ पे कहाँ किधर लगेगा? अलोंग कॉमन नॉर्मल ये है. सो वेज पे जो नॉर्मल है उसको मैं व्हाइट कलर से दिखा रहा हूँ, सॉरी रॉड पे उसको n दिखा रहा हूँ, और ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ नॉर्मल किस पे? वेज पे. वेज पे नॉर्मल इधर है ना. अब इसका एक्सेशन एक्चुअली मैंने अभी उल्टा डायग्राम ड्रॉ कर लिया. एक्सलेशन में दिखा रहा हूँ येलो कलर से. इसका एक्सेशन है इधर a1, और इसका एक्सेशन है येलो कलर से दिखा रहा हूँ a2. किसका? रॉड का. लिखना क्या है? वी हैव टू राइट समेशन ऑफ n डॉट a इज इक्वल टू 0.
तो सबसे पहले रॉड का लेते हैं, रॉड का n और A2, NA2, what is the angle between these two? 180 minus theta. क्या बात है, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा प्रीति बता रही। ये थीटा तो ये थीटा तो ये एंगल थीटा। तो n.A2 में NA2 cos 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस n इंटू, अब इसका n देखना, वेज का लिख रहा हूं, n और A1, व्हाट इज द रिलेशन? ये ब्लू कलर वाला n और येलो वाला A1, n A1 दोनों के बीच का एंगल कितना है? ये 90 minus theta. 90 minus theta. 90 माइनस थीटा, बिकॉज ये थीटा, तो साइन कॉस 90 माइनस थीटा और इतना इक्वल टू 0। अब बताना है यहां से A2, ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा, माइनस A2 कॉस थीटा प्लस A1 कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू 0। और सर्वेश देखो कि ये आ गया सही सही क्या? सर्वेश क्लियर? Yes, sir. Clear. तो अब बताओ कौन सा ज्यादा मेथड अच्छा लगा, n.a वाला या नॉर्मल जो मैंने बताया? पहले वाला. पहला वाला पहला पहला, sir. चलो ये कर लिया। तो ऐसे और सवाल आएंगे, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, है ना? थोड़ा अपना दिमाग लगा कर फिर करोगे तो मजा आएगा। और थोड़ा टफ मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, बुकलेट से सॉल्व करो, मैं सिलेबस आगे बढ़ा रहा हूँ। बच्चों कहोगे कि सर ये जो आपने निकलवा लिया तो इसका फिर यूज क्या है, व्हाट इज द, कैसे सवाल आएंगे? तो मैं यही डायग्राम फिर से ले रहा हूं, एक अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ करो और ये सवाल आज करो। आज सीख लिया तो कुछ सीखा। सवाल ये रहेगा कि दिस इज ए रॉड विच इज ए फिक्स्ड मास, इसका m है, इसका मास कैपिटल M, and this angle is theta. So what is the acceleration of a small m या capital M? Find acceleration of capital M if released from rest, है ना? लिखो इसको। पीयूष क्या नहीं समझा? सेकेंड वाला मेथड, ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ। A1 is equal to A2 cos theta. हाँ तो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूं क्या? अरे यार चल रहा था रिकॉर्डिंग। A1 ये कंस्ट्रेंट है कि द वेज विल मूव अलोंग हॉरिजॉन्टल सरफेस, रॉड विल मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन,
है ना? mg/m tan क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो मैं लिखता हूं, तुम लोग हेल्प करना मुझे, मैं सॉल्व करता हूं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ना मैं क्या करता हूं, वेज का, ट्रायंगुलर वेज का एफबीडी ड्रॉ करता हूं। कुछ बच्चे तो ये कहेंगे सर ये A1 इधर क्यों जाएगा, व्हाई इट विल मूव इन राइट डायरेक्शन, हु इज रेस्पॉन्सिबल टू एक्सलेट कैपिटल M इन राइट डायरेक्शन? नॉर्मल नॉर्मल कहोगे स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में कुछ नॉर्मल फोर्स लगेगा और ये नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा, नॉर्मल डायरेक्शन में, है ना? तो इसका कंपोनेंट हुआ, एक सेकंड मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ, अच्छा से ड्रॉ नहीं हुआ। और जो नॉर्मल फोर्स है स्मॉल m का वो इधर है, और भी कोई कोई फोर्सेज हैं, और फोर्सेज कौन सा है, और भी फोर्स है, ये है तुम्हारा n, ग्रेविटेशनल n डैश लिख लेता हूँ ग्राउंड से, और कौन सा है कैपिटल mg, बट मुझे Gravitational. मतलब नहीं है इससे, मुझे चाहिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो लेट्स कंसीडर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। n sin theta equals to ma1. बहुत बढ़िया। n sin theta is equal to capital M into A1, this is first equation। अब क्या करोगे, ना n पता है ना A1 पता है, दो अननोन है, we need one more equation, so you will write FBD of small m। स्मॉल m पे मैं इधर फोर्स लगा देता हूँ, n ही लिखूंगा, ये एंगल थीटा होगा। स्मॉल m पे मैं फोर्सेज रिजॉल्व करना चाहूंगा किधर, वर्टिकल डायरेक्शन में, और कौन सा फोर्स है mg, मैं यहीं पे FBD ड्रॉ कर रहा हूँ। फॉर द रॉड लिखूं क्या, इन वर्टिकल डायरेक्शन mg plus n cos theta equals to small ma2. mg प्लस या माइनस, यदनेश? Minus. माइनस, Minus, दैट sir. इज इक्वल टू m इंटू A2। Minus, sir. ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब ये देख के तुझे लग रहा होगा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, इसको कैसे एलिमिनेट करें। मैंने देखो ऊपर नीचे लिख दिया है। अब यहाँ पे n साइन थीटा, यहाँ पे n कॉस थीटा, तुम लोग स्मार्ट बच्चे हो, तुम कहोगे सर इसको ना क्या करो, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, और इक्वेशन 1 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, Sin theta. साइन थीटा। देखो ब्रिलियंट बच्चे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा n साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी हो जाएगा n साइन थीटा कॉस थीटा, और दोनों को ऐड कर दो, तो हो जाएगा mg साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा कैपिटल M A1 कॉस थीटा प्लस स्मॉल m A2 साइन थीटा। n तो एलिमिनेट हो गया, लेकिन A1 और A2 रह गया, मुझे चाहिए A1। यहाँ पे भी दो अननोन है एक्चुअली। मैं अभी देखो इसको समझो कि हाउ मेनी अननोन्स, n A1 A2, तीन अननोन है, इक्वेशंस दो था, सर एक और इक्वेशंस चाहिए हमें। तो मेरी बात पूरी सुन लो, वी नीड वन मोर Constraint इक्वेशन। equation. तो A1 शायद is मैंने equal to कभी A2 कहा tan था theta। कि एक इक्वेशन मिस कर रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबली यू आर मिसिंग द कंस्ट्रेंट रिलेशन इक्वेशन, है ना? तो शायद सब लोग यही कहना चाह रहे हैं। तो एक का इधर है A2 और इधर है A1। अभी अभी बताया था, कुछ बच्चे को तो पता ही है, तो अभी तो बता ही दोगे। ये एंगल था थीटा, ये एंगल था थीटा, तो था A1 साइन थीटा इज इक्वल टू Equals A2 a2 cos theta. और यहां से A2 को रिप्लेस कर दो, तो अब सॉल्व हो जाएगा कि नहीं, A1 निकल जाएगा कि नहीं?
यस सर। तो ये अच्छा सा सवाल है बच्चों, ये इरोडोव का सवाल था, इरोडोव बुक की। सो वेज कंस्टेंट भी कर लिया बच्चों। अब हम कंस्टेंट लेसन सीख लिए तो कुछ और सवाल करते हैं। सवाल तो बहुत सारे बनते हैं, तो अभी असाइनमेंट दूंगा या बुकलेट से करो सारे सॉल्व। एक अच्छा सा सवाल लेता हूं मैं। यार डायग्राम अच्छा नहीं बना। सर स्ट्रिंग स्ट्रेट है ना? हाँ स्ट्रिंग स्ट्रेट है। एक काम करता हूँ, डायग्राम अच्छा से बनाता हूँ। देखो ये मैंने बना लिया, और ये टफ सवाल है, इजी सवाल नहीं है। इसको कर लिया तो तुम्हें लगेगा हाँ कुछ किया। और आईआईटी ना इसी टाइप का सवाल पूछता है। देखो इसमें कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रिंग नहीं है, एक ही स्ट्रिंग है, और कह दिया कि ये छोड़ दिया तो क्या होगा? क्या सिस्टम रेस्ट में रहेगा? सर क्योंकि ये दोनों मास इक्वल इक्वल है, या ऊपर नीचे मूव करेगा, क्या होगा? छोटा सा सवाल है लेकिन ट्रिकी। क्या सिस्टम रेस्ट में होगा? हाँ सर होगा। हर्षवर्धन ने बताया सर लेफ्ट साइड मूव करेगा। द 2m ब्लॉक विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ये एकदम सही बताया हर्षवर्धन ने। लेट्स ये मूव किया ए से। अब बताओ कि ये स्मॉल एम और ये स्मॉल एम किधर मूव करेगा? क्या ये ऊपर नीचे मूव करेगा, या दोनों नीचे मूव करेगा, या दोनों ऊपर मूव करेगा? सर दोनों नीचे। दोनों नीचे। नीचे मूव। मान लो ये मूव किया है A1 से, तो कैन यू गेस कि सर ये भी नीचे जो मूव करेगा वो तो A1 से ही मूव करेगा। हाँ मूव करेगा कि नहीं? सर कहोगे ऐसा क्यों सर कि दोनों A1 से मूव करेगा? तो मैं बोलूंगा कि इस पे फोर्स देखो mg नीचे t ऊपर, इस पे भी फोर्स देखो mg नीचे t ऊपर, वट एवर द t बी, सेम फोर्स है। दोनों का एक्सेलेरेशन सेम डायरेक्शन होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा, है ना, वर्टिकल डायरेक्शंस के लिए। अब सुनना, ये पुली तो फिक्स्ड है, लेकिन ये पुली आगे जा रहा है। सपोज ये गया x से आगे, तो कितना स्ट्रिंग फ्री हो जाएगा? ये x फ्री होगा यहां से, और ये दोनों तरफ इंगेज हो रहा है, तो x1 नीचे आया, यहां भी x1 नीचे आया, तो कितना स्ट्रिंग इंगेज होगा? 2x1। 2x1। सो a1 इज इक्वल टू a/2 बोल सकता हूं क्या? यस सर। है ना, ये कह दिया। अब मुझे निकालना है कि a1 क्या है, a क्या है। a निकालना है मुझे। क्या ये ब्लॉक का नाम देते हैं A और इस ब्लॉक का नाम देते हैं B? क्या B का एक्सेलेरेशन सिर्फ A1 नीचे है, या B का एक्सेलेरेशन कुछ और डायरेक्शन में भी है? सर A1 नीचे और लेफ्ट साइड में A। बहुत लेफ्ट बढ़िया, साइड। बहुत बढ़िया। किसी ने कहा सर A1 नीचे है और लेफ्ट साइड में भी इसका A है। अगर एक्सेलेरेशन ऑफ B पूछूं तो तुम सोचो कि आज जिसने जिसने ये सीख लिया, मतलब बहुत अच्छा सवाल सीखा है।
ए बी जो होगा A1 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट होगा। दैट मीन्स छोटा सा ही सवाल पूछा जा सकता है, A1 कितना है, A/2। सो A/4, A स्क्वायर बाई 4 प्लस A स्क्वायर का रूट हो जाएगा AB। कितना हो जाएगा बच्चों, √5A/2। स्क्वायर बाय 4। मैं इस सवाल में सिंपल सा ही सवाल दे सकता था, एक छोटा सा सवाल कि व्हाट इज द एक्सलेशन ऑफ A अपॉन एक्सलेशन ऑफ B क्या होगा, छोटा सा सवाल दे सकता हूं। तुम्हें कुछ करने की जरूरत है क्या, कंस्ट्रेंट रिलेशन से नहीं सॉल्व कर लेंगे? ये मास 2m से कोई फर्क पड़ेगा क्या? No, sir. एक्सलेशन ऑफ A अपॉन एक्सलेशन ऑफ B कितना हो जाएगा ये? टू बाई √5। समझा क्या? तो ये भी सवाल आ सकता है, ये IIT में भी आ सकता है। सर एक बार फिर एक्सप्लेन करो ना, वो 2x1 = x, a = a/2। सर फिर से बताओ। क्या ईशान, कहाँ दिक्कत आ रही है ईशान? सर मुझे तो 2x1 = x वहां से ही नहीं समझा। सर ये 1/√5 आएगा ना? हाँ सर 1/√5 आएगा। यस सर। हाँ सॉरी 1/√5। एक्सेशन ऑफ A जो है A/2 है। हाँ ईशान, तुझे वो नहीं समझ में आया? जिन बच्चों को नहीं समझ में आया देखना, मेरे को सबसे पहले तो ये मन में बैठा लो यार कि मैं बड़ा चीज पढ़ा नहीं रहा हूँ, फिजिक्स तो बहुत ही आसान है। ये जो है वेज गया आगे x डिस्टेंस, ये पुली पहुंच गया यहां से यहां, ये पुली तो रेस्ट में रहेगा, तो स्ट्रिंग कितना फ्री होगा, x। अब ये ब्लॉक ऋषभ ने कहा सर नीचे जाएगा, तो ये गया x1 से नीचे, ये भी ब्लॉक गया x1 से नीचे, तो स्ट्रिंग पहले यहीं तक था, अब नीचे आ गया, तो कितना इंगेज होगा, 2x1। फ्री कितना हुआ, x, दोनों इक्वल होगा। बताओ ईशान कहाँ दिक्कत? नहीं सर लेकिन मैंने तो पूछा है अभी, एक्सेशन ऑफ 2m ब्लॉक कितना है, मान लो इसका नाम देते हैं C, तो एक्सेशन ऑफ C ब्लॉक कितना है? So what will you do? You have to draw the FBD of C block. C block का FBD ड्रॉ करें। पुली को तो मान लेंगे इसी में अटैच्ड है, तो अगर C ब्लॉक का FBD ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों, तो इधर लग रहा है टेंशन T, एक टेंशन T इधर, तुम लोग बताते जाना 2mg इधर नीचे, और ये n डैश एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लगा रहा है ऊपर, और इसका रिजल्ट इधर माना है A। एक फोर्स और लग रहा है छूट रहा है, कौन सा फोर्स छूट रहा है? कंस्ट्रेंट रिलेशन। नहीं, कांस्टेंट रिलेशंस तो वो ब्लॉक वाला, क्या है? ब्लॉक वाला सर, ब्लॉक। टेंशन सर वो ब्लॉक बी वाला, ब्लॉक बी लगा ब्लॉक रहा B का फोर्स, है। बहुत बढ़िया, बी ब्लॉक लगा रहा एन, नॉर्मल। है ना, बी लगा रहा होगा कुछ फोर्स इधर। अब देखो सी का एफबीडी हो गया, मुझे किस डायरेक्शन का फोर्सेज अभी कंसर्न है हमारे लिए? एक्सेलेरेशन पता है, ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल। तो क्या इक्वेशन होगा, टी पुल कर रहा है और T - n = 2m। 2m है, इक्वेशन हो गया 2। लेकिन देखो एक और
इसमें a चाहिए, t भी आ गया, और भी तो है, n भी आ गया। कितने वेरिएबल हो गए? 3 4 3 3 नहीं, 3, TNA। अब कहोगे सर एक काम करो, आप ना a का लिख लो इक्वेशंस वर्टिकल डायरेक्शंस के लिए, a का, या b का भी लिख mg minus q t ऊपर और mg नीचे। तो t माइनस mg या mg माइनस t, आई थिंक तुम लोग कंफर्टेबल हो गए। mg minus t चूंकि a1 निकाल चुका ऑलरेडी, तो मैं पुट ही कर देता हूं m इंटू a/2, अदरवाइज वो भी एक वेरिएबल था। अभी देखो कितने इक्वेशंस हो गए, a1 को तो हटा लो, TNA TA, 3 ही वेरिएबल है। इक्वेशंस कितना लिख लिया? 2। ये वाला यूज कर लिया, तो इसको a1 को वेरिएबल से हटा दिया, ये लिख लिया। n equals to ma बहुत बढ़िया। अब देखो बी ब्लॉक को कंसिडर करो, बी के लिए, बी ब्लॉक का सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंसिडर करो, वर्टिकल में करोगे तो यही वाला आ जाएगा, आइडेंटिकल है। इसलिए क्या करेंगे, n इजकल टू स्मॉल m इंटू a, किसके लिए? बी ब्लॉक के लिए। अब देखो ये तीनों को ऐड कर दो तो तुम्हें आ जाएगा स्मॉल mg इज इक्वल टू, अब जोड़ दोगे 2ma प्लस ma 3ma प्लस ma बाई 2, तो आई थिंक 7ma बाई 2 आ गया। a इजकल टू कितना हो जाएगा? 2g बाई 7, जो भी आ गया, कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, समझा क्या ये? yes sir सो बच्चों अगर हमने अभी क्या किया, सी ब्लॉक का अलग लिया, बी ब्लॉक का अलग लिया और इक्वेशंस लिखा, तो n आ गया। लेकिन अगर सी और बी को हम यहाँ पे क्या करते, साथ ही ले लेते, ऐसे ले लेते साथ। और साथ लेने से फायदा ये है कि अभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो दोनों का एक्सेलेरेशन इधर a है, तो इसका हो गया 2m और इसका हो गया m, टोटल हो गया 3m। और इस पे बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है t, तो मैं only डायरेक्टली t लिखूंगा t इज इक्वल टू 3m इंटू a। yes sir तो यहाँ n लिखने से बच जाएंगे। पिछले में भी एक्चुअली वही आया था, यू कैन सी दैट, कि देखो ये वाला इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड कर दो, तो देखो n चला जाएगा, t इज इक्वल टू 3m है। तो इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के लिए सिस्टम लेने से हमें एक इक्वेशन लिखने से बच गया। लेकिन पहली बार मैं करा रहा था तो मैंने एक एक करके कराया। ईशान क्लियर? yes sir, नहीं clear है sir। क्लियर है, ठीक है चलो। ये बच्चों केस 1 है। मान लो कि इसका मास कैपिटल M है, इसका मास स्मॉल m है। और देखो देखने में तुम्हें लगेगा सिस्टम सेम ही है, बट थोड़ा डिफरेंट है। ये सिस्टम 2 है, मासेस सेम है, स्ट्रक्चर देख लो। कैपिटल M किधर जाएगा, जस्ट सिस्टम को छोड़ दिया तो कैपिटल M जो जाएगा वो इधर जाएगा। तो फर्स्ट केस में कैपिटल M का इधर एक्सेलेरेशन है a1, सेकेंड केस में एक्सेलेरेशन है a2, तो क्या होगा? सिस्टम इज released from rest,
find acceleration of capital M in both the case just after release. Just after release. क्या लग रहा है, दोनों में सेम होगा एक्सेशन या डिफरेंट होगा? डिफरेंट डिफरेंट होगा। देखो क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल m का एक एक्सेशन A1 इधर भी होगा और इधर तो एक होगा ही। अच्छा, नीचे A1 ही होगा बिकॉज ये पॉइंट फिक्स्ड है, तो जितना स्ट्रिंग यहां से फ्री होगा x1 उतना ही स्ट्रिंग नीचे जाएगा। क्योंकि ये भी कैपिटल Yes. M इधर जा रहा है तो स्मॉल m कहेगा कि नहीं मैं यहीं रहूंगा, ये पॉसिबल नहीं है, इसको भी कैपिटल M साथ ले जाएगा तभी आगे जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं, एक सेकंड रुकना थोड़ा सा। इसमें A1 आगे होगा, A1 नीचे होगा, बट व्हाट अबाउट दिस ब्लॉक? सेकेंड केस में स्मॉल m का देखो तो T ऊपर है और mg नीचे है। इसका सिर्फ एक्सेलेरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, इसका अभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन नहीं होगा बिकॉज कैपिटल M तो स्मॉल m का साथ छोड़ देगा, कैपिटल M तो इधर कट लेगा और कुछ देर बाद स्ट्रिंग विल नो लॉन्गर रिमेन्स वर्टिकल, स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, इंक्लाइन हो जाएगा कुछ देर बाद। लेकिन अभी कैसा है, अभी वर्टिकल। तो जस्ट आफ्टर रिलीज in case 2 a small m will have only acceleration in vertical direction. क्या बात समझ में आई सबको? यस सर। जस्ट पर पूरी पुली फिक्स्ड है ना? हाँ, पुली तो किसके साथ फिक्स है, पुली कैपिटल M का पार्ट है। जस्ट आफ्टर रिलीज a small m will have acceleration in vertical direction only in case 2। अब मुझे लगता है मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं, अब ऐसे सवाल आएंगे तो तुम खुद कर लेना कि मैं लिखूं। इस केस में लिखोगे, इस पर्टिकुलर केस में देखो सिस्टम ही लेके करता हूं, ये सिस्टम ले लिया तो T इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू A1 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के लिए। ये सब बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों, ये तुम प्राउड फील करोगे। और किसका लिखेंगे, स्मॉल mg नीचे T ऊपर, दैट इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू A1 ही होगा बिकॉज कंस्टेंट लेसन एंड यू विल गेट A1 निकल जाएगा यहां से। इन दिस केस what you will write, capital T is equal to simply a small m into A2 or a small mg minus T that is equal to a small m into A2 वर्टिकल डायरेक्शंस के लिए। ये दो इक्वेशन होगा केस 2 के लिए। तो ये अच्छा सवाल है, इसको स्टार मार्क कर लेना, 2 स्टार, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। आगे बढ़ता हूं। बच्चों आज मैं डिस्कस कर रहा हूं व्हाट इज मास, व्हाट इज वेट, और वेट में भी एक होता है एक्चुअल वेट और एक होता है अपरेंट वेट।
एक्चुअल वेट एंड अपरेंट वेट। ठीक है, तो मास क्या है, तो सिंपल सा, जैसे मास इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 kg, तो इसका मास हो गया 2 kg। अगर इस ब्लॉक को मैं मून पे भी ले गया तो मून पे भी इसका मास 2 kg, किसी और पे ले जाएंगे तो इसका मास 2 kg। लेकिन वेट क्या होता है, डिफर करता है। वेट इज डिफाइंड एज फोर्स बाय विच अर्थ इज पुलिंग द बॉडी। मतलब वेट हो गया, मास m है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g है, तो mg हो जाता है। ये हम लोग ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर में अलग से डिस्कस करेंगे कि g का वेरिएशंस क्या होता है। g अगर हाइट पे गए, ऊपर गए, 10 किलोमीटर ऊपर गए, 100 किलोमीटर ऊपर गए, 1000 किलोमीटर ऊपर गए, तो g का वैल्यू अलग होगा। मून पे चले गए तो वहां का g का अलग होगा, है ना। तो जो mg है अर्थ पे रखा हुआ, तो mg फोर्स से पुल कर रहा है, और इसको बोलेंगे एक्चुअल वेट। कोई सर वेट मेजर कैसे करते हैं? तुम जैसे अपना कहते हो कि हमारा चलो अपना वेट मेजर करते हैं, तो कैसे मेजर करते हो? तो तुम क्या करते हो, एक वेइंग मशीन लेते हो, जमीन पे रखा वेइंग मशीन, और ये देखो 75 kg है, पॉइंटर ये 50 kg है, ये 25 kg है। अब तुम क्या करते हो, इस पे खड़े हो जाते हो और देखते हो ये पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, उतना वेट बताते हो। तो ये वेइंग मशीन वर्क कैसे करता है? वेइंग मशीन क्या करता है कि तुम जैसे इस पे गए ना, चढ़े ना, तो तुम अपना एबीडी ड्रॉ करो। एक mg तुम्हें पुल करा, कौन? अर्थ। और ये जो वेइंग मशीन है वो कुछ नॉर्मल एक्शन लगा रहा है n, और वेइंग मशीन मेजर्स दिस क्वांटिटी। वेइंग मशीन मेजर्स n, और इस n को मेजर करके वो बताता है कि तुम्हारा वेट कितना है। हालांकि तुम्हारा जो वेइंग मशीन होता है उसमें लिखा आता है कि 75 kg है, तो एग्जैक्टली नॉर्मल एक्शन जो लग रहा है ना 75g लग रहा है, mg मतलब 750 न्यूटन लग रहा है। लेकिन इसको कैलिब्रेट करके यहाँ पे जहाँ पे 750 न्यूटन है वहां पे लिख दिया 75 kg। और फिजिक्स में वर्ड ऐसे बोलते हैं 75 kg वेट, ऐसे बोलते हैं, इसका मतलब हुआ 75g। तो एनीवे मैं ये समझाना चाह रहा था कि वेइंग मशीन जो n मेजर करता है वही तुम्हारा, उसी को हम कहते हैं कि वो हमारा वेट है, वेइंग मशीन n मेजर करता है। लेकिन सोचो कि तुम्हारे बगल पे कंधे पे कोई हाथ रख दिया, दबा दिया, थोड़ा सा पुश कर दिया, तुम वेइंग मशीन पे हो, तुमको पुश कर दिया, नीचे पुश किया, तो यू नो दैट कि n विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ हिज पुश। n इंक्रीज हो जाएगा तो अब वेइंग मशीन तुम्हें क्या दिखाएगा, 75 की जगह 90 दिखाने लगेगा, तुम डर करके डॉक्टर पास चले जाओगे। ऐसे कैसे? सो अभी वेइंग मशीन क्या दिखा रहा है, 90, बिकॉज किसी ने तुमको प्रेस कर दिया, तो ये n चेंज हो गया। सो ये n को ही बोलेंगे बच्चों एपरेंट वेट। एपरेंट वेट डिफरेंट सिचुएशन होगा तो डिफरेंट मेजर करेगा। एक्चुअल वेट तो mg ही है। क्या ये समझ में आई बात? एपरेंट वेट क्या है, n जो मेजर कर रहा है, n वो दैट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। अगर ये रेस्ट में है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई दोस्त हाथ नहीं रखा तुम्हारे कंधे पे, तो n इक्वल टू mg है, तो एपरेंट वेट जो एक्चुअल वेट के बराबर है। अब मैं बात करूं, टाइम हो गया है क्या? अब मैं Yes, बात sir. करूं कि तुम क्या करते हो, एक सर, वेइंग 10 मशीन मिनट लिया, है। और शायद मैंने किसी क्लास में कह दिया था कि वेइंग मशीन पे तुम खड़े हो जाओ और लिफ्ट एक्सेलेरेट करा A0 से ऊपर। तुम्हारा वेइंग मशीन जो मेजर करेगा वो मेजर करेगा वेट, कितना मेजर करेगा? तुम कहोगे सर मैं अपना एफबीडी ड्रॉ करता हूं, एक्चुअल वेट तो mg है जो अर्थ पुल कर रहा है, और एक n लग रहा है ऊपर,
एज ए रिजल्ट तुम जा रहे हो ऊपर, सो यू विल राइट n माइनस एम जी, ये इक्वेशन लिखोगे। ये n इजकल टू क्या आ गया, एम जी प्लस एम ए नॉट। यहाँ पे इस n को क्या बोलेंगे, Apparent अपरेंट weight. apparent और ये एम जी क्या हो गया, Actual weight. actual तो ये सवाल बहुत इजी सा सवाल पूछता है कि जब हम लिफ्ट में जा रहे हैं और लिफ्ट का एक्सेशन ऊपर है, लिफ्ट का एक्सेशन ऊपर है, तो हमारा अपरेंट वेट जो है वो एक्चुअल वेट से कम है या ज्यादा है, होगा एक्चुअल वेट से ज्यादा है। जब लिफ्ट नीचे आता है तो इक्वेशंस तुम लिख लेते हो और n बता देते हो। सो आई होप कि अपरेंट वेट का कॉन्सेप्ट क्लियर। yes sir. Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes, sir. है ना। द सिमिलर थिंग विल हैपन जब वेइंग मशीन की जगह कुछ चीजों को तुम स्प्रिंग से मेजर करते हो। एक स्प्रिंग बैलेंस भी होता है और इसमें एक हुक लगा रहता है, यह स्प्रिंग बैलेंस का सिस्टम है। और तुम देखोगे इसमें एक पॉइंटर रहता है, यहाँ पे पॉइंट है 0 kg, 1 kg, 2 kg, 5 kg, इस टाइप का है। तो इससे क्या करते हो, इससे कुछ मास हैंग कर दिया, तो ये स्प्रिंग नीचे आता है, स्प्रिंग इलोंगेट होता है, इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, ये kx ऊपर लग रहा है इक्विलिब्रियम में और ये ब्लॉक रेस्ट में, तो क्या लिखते हैं इक्विलिब्रियम में, Kx is equal to mg. kx इज इक्वल टू mg। ये बच्चों जो kx जो है वही मेजर करेगा। अगर किसी ने क्या किया, ये मास तो है ml, बट किसी ने आने पकड़ के पुल कर लिया एफ से, तो बताओ ये वेइंग मशीन सेम मेजर करेगा, अलग मेजर करेगा, अलग मेजर करेगा। अलग मेजर अलग मेजर करेगा। तो ये जो रीडिंग दिखाएगा वो kx दिखाएगा, मतलब इसको बोलेंगे अपरेंट वेट, जो mg से अलग भी हो सकता है, mg के इक्वल हो सकता है, mg से कम हो सकता है। किसी ने यहाँ पे अपना हाथ रख दिया, थोड़ा सा पुश कर दिया ऊपर थोड़ा सा, तो kx अलग हो जाएगा, है ना। तो जो kx है दैट इज अपरेंट वेट। आई होप कि आप समझ में आ गया होगा तुझे। अगर इसका मास m है तो ये mg नीचे लग रहा है, kx ऊपर लग रहा है, kx इक्वल टू mg है। व्हाट अबाउट द टेंशन हियर एट द सीलिंग, दिस इज आल्सो mg। अगर इसके वेट को नेग्लेक्ट किया तो स्प्रिंग बैलेंस के वेट को। अब देखो एक छोटा सा सवाल और आज यहीं पे फिनिश करता हूं मैं। ये छोटा सा सवाल देखते हैं कि कौन सही बताता है। एक बच्चों वेइंग मशीन लिया और ये जनरल सवाल है, बहुत ही ट्रिकी सवाल है और बहुत जगह तुम्हें मिलेगा ये सवाल। स्मूथ सरफेस है, सिस्टम इज एट रेस्ट बिकॉज ऑफ द मासेज सेम है, तो कह सकते हो तुम रेस्ट में होगा। और ये वेइंग मशीन है, स्प्रिंग बैलेंस है। Reading will be M. सो मुझे ये बताओ Zero कि weight. वेट मेजर कितना होगा, वेट मेजर जो होगा वो kx होगा कि Zero. 2kx होगा कि 0 होगा, 0. सोच के बताना ये। Sir, Kx. kx हो सर वो क्या है? दोनों तरफ मास mm लगा हुआ है। नहीं सर, वो राइट वाले m के नीचे वो उधर एक्सेलरेशन है क्या? नहीं एक्सेलेरेशन तो 0, दोनों तरफ इक्वल इक्वल मास है ना। वो a नहीं लिखा, वो कुछ एरो 0 दे रहा होगा। सर। तो इसका आंसर बच्चों क्या है ना, 2kx. मतलब kx कितना है, mg मैंने एक आंसर दिया, 2mg दूसरा आंसर दिया, 0 तीसरा आंसर दिया, a b c 0. which option is correct? B. C option. B, sir. A Weight option is shown by correct. the weighing machine a is correct, और मैं नहीं बता रहा a करेक्ट है, कैसे करेक्ट है तुम्हें सोचना है। तो आज का क्लास यहीं पे फिनिश करता हूँ। सर ऐसा क्वेश्चन बुकलेट में भी है? By sir.